नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी पवन जैन साहब। पवन जैन साहब 31 जुलाई को रिटायर हुए थे और पिछले 50 दिन से लगातार राजस्थान में अपने जो गांव हैं वहां सक्रिय हैं। वे लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। पवन जैन साहब ने रिटायर होने के अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ गए हैं। लगभग 50 दिन बाद आज वो भोपाल लौटे तो हमने सोचा उनसे बात की जाए। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एकदम पुलिस की नौकरी 36 साल और अचानक एकदम परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में कूदना, क्या अनुभव क्या लगा? ये 50 दिन आपको हो गए हैं वहाँ लगातार लगे हुए हैं, क्या अनुभव है आपका? यहाँ ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा अच्छा है? देखिए, मैं ये कहूँ कि जिस गांव से मैं 36 साल पहले निकल के गया था राजाखेड़ा से, भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी मैंने ज्वाइन की थी हैदराबाद में, तब मुझे हज़ारों लोगों ने स्वागत के साथ, सम्मान के साथ विदा किया था। और 36 साल बाद मैं फिर लौटा राजाखेड़ा सेवानिवृत्ति के बाद। तब मुझे 20,000 लोग राजाखेड़ा में लेने आए, 450 गाड़ियों का काफिला था धौलपुर के पुल पर जो लेने आया। तो मैं निश्चित रूप से उनके स्नेह, उनके अपनेपन से बहुत अभिभूत हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, ना भूला मैं धूल को, ना भूला मैं छाँव, सारी दुनिया घूम कर लौटा अपने गांव। मैं राजाखेड़ा पहुंच गया हूं। मैं 25 साल से पूज्य पिताजी की स्मृति में बाबूलाल जैन सेवा संस्थान के माध्यम से राजाखेड़ा की सेवा कर रहा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हम लोग निरंतरता से काम कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 29 वहाँ पर सेवा के प्रकल्प किए थे और उसमें करीब 10,000 लोगों के आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए थे, 4,500 लोगों के दांतों के ऑपरेशन किए थे, 500 लोगों के पोलियो शल्य चिकित्सा के ऑपरेशन किए थे। और लाखों लोगों की सेवा करने के बाद हमने वहाँ पर 52 कवि सम्मेलन भी चंबल अंचल में कराए हैं। राजाखेड़ा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर में देश के शीर्षस्थ कवि, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो, चाहे अशोक चक्रधर हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे शैलेश द्रोड़ा हो, चाहे मरहूम दिवंगत राहत इंदौरी हो, चाहे अनामिका अंबर हो, चाहे अंजुम रहबर हो, देश के सारे प्रख्यात कवि वहाँ मरीजों के और डॉक्टरों के स्वागत के लिए आते हैं, सम्मान के लिए आते हैं। और आज जब मैं राजाखेड़ा पिछले कई सालों से मैंने ये अनुभव किया था कि वहाँ पर मानव सेवा के साथ साथ जन सेवा के कामों की आवश्यकता इसलिए है कि वहाँ एक परिवार का कब्जा है। राजाखेड़ा की एक बड़ी विसंगति है कि पिछले 70 साल से विकास की एक किरण भी राजाखेड़ा में नहीं पहुँची है। वहाँ एक परिवार का आतंक है, उन्होंने भ्रष्टाचार के साए में राजाखेड़ा को जकड़ रखा है। और मैंने अभी 13 सितंबर को ही वहाँ पर एक मानव अधिकार और विधिक सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की है। वहाँ 10,000 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं पुलिस के थानों में। वहाँ सैकड़ों लोगों की ज़मीन पर जो बलिष्ठ लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने अपने विरोधियों को कुचल दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राजाखेड़ा में भी एक मुक्ति की आवश्यकता है। राजाखेड़ा को परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से और दलालों के आतंक से मुक्त करने की आवश्यकता है। और मैंने ये बीड़ा उठाया है उस पार्टी के माध्यम से जो आज देश की आशाओं की प्रतीक है। भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर और मजबूत नेता माननीय नरेंद्र मोदी की पार्टी है। पहले हम लोग अमेरिका में या यूरोप में जाते थे तो भारत के बारे में ये कहा जाता था कि ये राजाओं का, भिखारियों का और सपेरों का देश है। हमारे नेता जाते थे यूएनएसओ मदद की गुहार लगाने के लिए। आज हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। हम लोग पेरिस के एफिल टावर में खड़े हों या न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में, जब लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं आप हिंदुस्तान से आए हैं, इंडिया से हैं, भारत से हैं। नरेंद्र मोदी एक पहचान है देश के आत्मसम्मान की, गौरव की। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दिनों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। अभी हम लोगों ने जब G20 का आयोजन किया और उसमें अफ्रीका को जिस सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने शामिल करवाया, पूरी दुनिया में भारत का गौरव है। पवन जी, एक बात बड़ी ये है
कि बड़ी उम्मीद है लोगों को, आपके तमाम समर्थकों को, आपके जानने वालों को, मित्रों को, कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट लगभग मिलना तय है, आप राजाखेड़ा से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। देर क्यों हो रही है, अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सारी प्रक्रियाओं के बाद निर्णय करती है। राजस्थान में अभी तक किसी की भी जो है विधानसभा की टिकट घोषित नहीं हुई है, और पहली सूची माननीय प्रधानमंत्री जी की परसों रैली है जयपुर में और भोपाल में। उसके बाद मुझे लगता है कि उसके एक आध सप्ताह में राजस्थान की पहली सूची घोषित होगी। और राजाखेड़ा से मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की संभावनाएं वहाँ दिख रही हैं, जिस तरह लोगों का सैलाब मेरे स्वागत के लिए उड़ रहा है, जो स्वीकार्यता मेरी वहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वहाँ पे कमल खिले और 70 साल से जो वहाँ पर एक परिवार का आतंक है उसका खात्मा हो, और भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा में और राजस्थान की विधानसभा में कमल खिले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। एक बात और है, आज की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। आप 36 साल यहाँ रहे, मैंने स्वयं आपको देखा है, अनेक जिलों में आप एसपी रहे, आईजी रहे, आप डीजीपी रहे, आप सबसे लंबा समय अपने योजना शाखा में बिताया। एक पैसे का आरोप, कोई दाग आपके ऊपर नहीं लगा। और जो राजनीति है वो तो काजल की कोटली है। आप जब चुनाव लड़ेंगे तो करोड़ों रुपया चाहिए, कैसे इस ऊंट की सवारी करेंगे? यदि इस ऊंट की सवारी करनी है तो लोग कहते हैं हिचकोले लेना सीखना पड़ता है, यानी राजनीति भी आना है तो भ्रष्टाचार सीखना पड़ता है। पवन जैन क्या करेंगे ऐसी राजनीति में आकर जहाँ भ्रष्टाचार सीखना अनिवार्य योग्यता हो गई हो? देखिए रविंद्र जी, मैंने अगर 36 साल पुलिस की नौकरी आचार्य विद्यासागर जी के सामने जो व्रत लिया था उसके प्रण को पूरा करते हुए आजीवन ईमानदारी के साथ की है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से मैं अपने सारे साथियों को कि मैं इंसाफ, ईमानदारी और विकास की राजनीति करूँगा। और मुझे मालूम है कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको सहयोग करते हैं। यदि हम 25 साल से सैकड़ों हज़ारों लोगों की सेवा कर पाए तो हमारे सहयोगी जो हैं वो निश्चित रूप से उनका दायरा और बढ़ेगा। और मुझे पूरे भारत के संत समाज का भी आशीर्वाद मिला है। मुझे लगता है कि बहुत सारे भामाशाह राजाखेड़ा में आएंगे और वो हमारी इस स्वच्छता की राजनीति को एक दिशा देंगे, एक दशा देंगे और हमें सहयोग करेंगे। मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि जो वर्तमान में राजस्थान का दौर है, जैसा मैंने कहा कि पिछले 70 साल में अगर मैं गणना करूँ तो राजस्थान में आज सबसे भ्रष्टतम सरकार है और वहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो टोड़ा भीम की घटना हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कानून व्यवस्था बेलगाम है। वहाँ पर जिस तरह पेपर लीक हुए हैं, जिस तरह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह वहाँ पर घोटाले हुए हैं, जिस तरह वहाँ के हर विधायक को एक मुनि मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिस तरह वहाँ पर हर प्रशासन में राजनीति हावी है, मुझे लगता है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और जो विकास की दौड़ में राजस्थान पिछड़ गया है, कानून व्यवस्था में जिस तरह की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में है, हम लोग उत्तर प्रदेश के सरहदी सीमा में रहते हैं, लोग वहाँ पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है राजाखेड़ा में, राजस्थान में वही कानून व्यवस्था होगी और कानून का शासन होगा, जिसके बारे में आज कहा जाता है कि अंधेर रगड़ी चौपट राजा, वो व्यवस्था जो बेलगाम है उस पर लगाम लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए पवन जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। आज अभी जो आपने मुझे एकदम जो आरोप लगाए, जो आपने बयान दिया है सरकार के खिलाफ, इतना तो तय हो गया कि अब राजनीति आपने धीरे धीरे सीख ली। इन 50 दिनों में अब राजनीतिक बयानबाजी तो आप सीख गए हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा हुआ है कि जिस तरह अब चुनाव में कम से कम 30-30, 40-40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, कौन मदद करेगा? और यदि मान लीजिए कोई आपकी मदद करने आता है वहाँ चुनाव में, तो वो फिर आपसे अपेक्षा भी करता है उस तरह की कि आप विधायक बन जाएंगे तो उसके ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे। ऐसे माहौल में एक ईमानदार IPS अधिकारी का चुनाव लड़ना और विधायक बनने का सपना देखना कितना कठिन समझते हैं आप? देखिए, मैं कहता हूँ रवीन जी कि अगर आपकी भावना अच्छी हो और आपकी नीयत अच्छी हो, राजाखेड़ा की पहली ज़रूरत वहाँ के आतंक, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये जो आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, आप या तो आप ये कहें कि मैं तो बगैर अर्थ के लड़ूंगा चुनाव, जनता के समर्थन से लड़ूंगा, और या पर यदि आप किसी से भी यदि आप दान लेते हैं, चंदा लेते हैं, भामाशाह को बुलाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी कोई अपेक्षा करते हैं विधायक से। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मेरा चुनाव पूरी तरह से राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता लड़ रही है, लेकिन जो मेरे साथी हैं जिन्होंने कि हम लोगों को सेवा कार्यों के लिए मदद की है,
जन सेवा के कामों में वो लोग भी आगे आएंगे। और मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो आपसे अपेक्षा नहीं करते। आपका जो विरोधी है वहाँ, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि 70 साल से वो लगातार जीत रहा है, एक परिवार का कब्जा है, उसकी आर्थिक स्थिति और आपकी ज़मीन आसमान का अंतर है। वो जितना पैसा खर्च करने की जो हमें जानकारी मिली है, वो करोड़ों रुपए बिछा सकता है, नोट बिछा सकता है। ऐसे में चुनाव लड़ना आपको कितना आसान और कितना कठिन लगता है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे विरोधी सशक्त हैं, और लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात है कि जनता मेरे साथ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में जीत जनता तय करती है, और मैं मानता हूँ कि हमारे विरोधियों के पास ताकत है, उनके पास दलाल हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनके पास पैसा है, मेरे पास जनता है। उनके पास दुष्टता है, मेरे पास शराफत है। उनके पास अगर परिवार है तो मेरे साथ वहाँ की जनता खड़ी है, और वहाँ की जनता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पवन जी, एक बात और है, आप तो खैर चूँकि बचपन से राजाखेड़ा को जानते हैं, मैंने भी राजाखेड़ा का भौगोलिक अध्ययन किया हुआ है। वहाँ के लोगों की ये भी मांग है कि उसको राजस्थान में कर देने से बहुत विसंगतियाँ होती हैं। राजाखेड़ा जो कस्बा है, जो इलाका है, वो राजस्थान में, यदि उसको बहा तहसील में शामिल किया जाए, यदि उत्तर प्रदेश में, तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि आगरा भी पास में और उत्तर प्रदेश में काफ़ी कंफर्ट महसूस करते हैं। आप विधायक बने तो क्या कभी ये भी संभव है कि राजाखेड़ा को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाना चाहिए? बहुत दिनों से ये मांग चल रही है उनकी। देखिए रविंद्र जी, ये बड़ा मुद्दा है, ये दो राज्यों के बीच के मामला है। लेकिन मैं कहूँगा कि राजाखेड़ा में जो विकास नहीं हुआ, 70 साल में वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। वहाँ जो चंबल की लिफ्ट इरिगेशन की परियोजना है, काली तीर की परियोजना है, वो कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण वहाँ नहीं आ पाई। तो मेरी कोशिश होगी कि राजाखेड़ा में विकास की गंगा बहे, राजाखेड़ा में उद्योग जगत के लोग आएँ, राजाखेड़ा के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ के स्कूलों की इमारतें बने, वहाँ के स्कूलों में टीचर हों, वहाँ के अस्पताल में इमारत है तो डॉक्टर नहीं है। ये जो अव्यवस्थाएं वो खत्म हो। और जो थाने में आज जो अंधेर कर दी है कि एक व्यक्ति के कहने पर FIR दर्ज होती है, इन पर विराम लगे। जो भी व्यक्ति थाने में जाए वो न्याय के पहले मंदिर से निराश नहीं लौटे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वहाँ की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन हो, और जो आम आदमी को न्याय दुर्लभ हो गया है वो सुलभ हो। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप, मुझे मालूम है कि आप शायद राजाखेड़ा के पास बसई गांव के रहने वाले हैं, और वहां आपके परिवार में भी कई बार डकैती हुई है। रोजगार की बहुत समस्या है राजाखेड़ा, वो एक पूरा जो इलाका है वो पूरा डकैत प्रभावित इलाका रहा है। हालांकि अब डकैत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि डकैत खत्म हो गए तो बढ़िया आ गए हैं, यानी चोरी चकारी, ये बहुत सारी चीज़ें, उन तमाम सारी समस्याएं। और सबसे बड़ी समस्या राजाखेड़ा की जो है वो बेरोजगारी है। रोजगार नहीं है लोगों के पास, कोई इंडस्ट्री नहीं है वहाँ, छोटी इंडस्ट्री भी वहाँ राजाखेड़ा और उसके आसपास नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे? ये मेरा आखिरी प्रश्न। देखिए रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं बसई हियाराम से हूँ, और जैसा आपने कहा कि मेरा परिवार खुद दस्त पीड़ित रहा है और मैंने मुरैना ज़िले में काम किया है, तो मैं उस समस्या से कैसे समाधान हो सकता है अपने अनुभव का भी लाभ लूँगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन की, पानी की, जल प्रदाय की बहुत सारी योजनाएं हैं जो पुरानी भाजपा सरकार ने लागू की थी, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। सबसे पहले जैसे आपने मुरैना में देखा कि जब वहाँ चंबल कैनाल आ गई तो मुरैना से दस्तू समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो राजाखेड़ा में भी अगर वहाँ पे ये जो चंबल लिफ्ट इरिगेशन की योजना है, काली तीर की योजना है, अगर वो अपने अमली दामा पहनाएंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को सिंचाई भी मिलेगी, और लोगों को इस दस्तू की और अपहरण की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक आपने कहा कि जिस क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ हो, अगर राजाखेड़ा में सामान्य स्थितियाँ होंगी, जब वहाँ पे अपराध नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, और जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से आगरा के, ग्वालियर के या और भी अंचलों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो सरकारें हैं, जब केंद्र की सरकार और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और राजाखेड़ा में हम लोग ऐसे उद्योग लाएंगे जिससे कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, और निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा, सिंचाई के साधन होंगे, तो अपराध पर भी लगाम लगेगी और दस्तू समस्या पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पवन जी जैन, आप ज़्यादातर लोग, मध्य प्रदेश के लोग इस चेहरे को इसलिए पहचानते हैं, 36 साल इन्होंने पुलिस सेवा में दिया, एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं, एक छवि रही है एक कवि के रूप में, एक सरल हृदय पुलिस अधिकारी के रूप में। इन्होंने 36 साल पूरे मध्य प्रदेश को दिए हैं, कम से कम 5-6 जिलों में SP रहे, IG रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन भी ये मानते हैं कि पवन जैन जैसा ईमानदार अधिकारी होना बहुत मुश्किल काम है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।